Hello. Yeah, hi, good evening, everyone. Can you all hear me? Yeah, good evening, sir. Good Yes. evening. Okay. So we have 5 people joined in. Others are joining. कुछ और लोग ज्वाइन कर रहे हैं. और मैं इसमें आप लोगों ना अटेंडेंस भी लगाता हूँ यहाँ पे. So एक बार guys अपनी थोड़ा बता दोगे अटेंडेंस क्या सीन है, क्या रेट है. हमारी क्लास परसों हुई थी ना, हम लोगों ने परसों ली थी ना क्लास. दैट वाज 9th, राइट, 9th of June. हमें बता दो कि कौन कौन प्रेजेंट था उस दिन. Nikita, you were there. Present. Popper, you were there. Soumya, were you present on that day? Yes, sir. Amit Sharma. और कौन था? हर्ष था उस दिन. अभिषेक, मानस, डिम्पल. राइट, तो ये लोग थे. आज कौन कौन है? एक बार अपने नाम बता दो जो है. लेट मी जस्ट मार्क देम. बाकी सबको भव्य, अभिषेक, रंजन, अभिषेक, रंजन, डिम्पल, काम हो गया. एक किसकी रह गई यहाँ पे? किसका मैं नहीं लगा? सामने. Okay, class. ठीक है. So let's start. Okay, so I'll start with quick question over here, right? So, what is the confusion matrix? Who would like to explain that? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना. The class. Confusion matrix, Shrey, will you explain? सर क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स.
ये कैन आस्क, एक सेकंड, ये वाज सॉरी गाइस, तो इसका शायद हो गया था। हाँ जी, सर किसी भी क्लासिफिकेशन मॉडल की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स। सो इट एक्चुअली टेल्स अस कि हमारी एक्चुअल टारगेट वैल्यूज जो थी और हमारी प्रिडिक्टेड वैल्यूज जो हैं उनमें कितना वेरिएशन आ रहा है। ठीक है। So basically just to check the complete the accuracy of that what classifier we have made, right? तो हमारा classifier था उसके अंदर हमारा कितना उसमें वो आ रहा था। ठीक है, तो what we do is, जैसे आपने how we make this is, आपके पास कुछ actual data होता है जहाँ पे आपके पास true होता है और positive होता है। You have actual data on one side, and then what we do is we have true and positive for the predicted. तो ये आपके पास यहाँ पे दो चीजें होती हैं। तो हम ये ट्राई करते हैं कि बेसिकली आप सपोज करो आपने जो भी आपका डेटा निकल कर आया था, जो आपका एक्चुअल में डेटा था वो 1 1 0 0 1 कुछ था, और जब आपने प्रेडिक्ट किया तो वो 1 आया, 1 आया, ये भी 1 आ गया, ये 1 आ गया, और ये सब 0 आ गया और ये 0 आ गया, राइट? नाउ दिस इज समथिंग व्हाट वी डू। तो ये आपका एक्चुअल है और ये आपका प्रेडिक्टेड है। तो दे दो चीजें हमारे पास होती हैं बेसिकली। तो व्हाट वी डू इज हम चेक करते हैं जो ट्रू टू ट्रू कितने आ रहे हैं, राइट? 1 मींस ट्रू, 1 to 1 कितने आए, तो आपके 1 to 1 कितने आए, 2 आए, राइट? तो ट्रू टू ट्रू ये आपका आ गया, और फिर आप चेक करते हो इसमें ट्रू कितने उसने फॉल्स बताए आपके, राइट? कि कितनी वैल्यूज थी जो एक्चुअली में ट्रू थी पर वो आपके मॉडल ने फॉल्स बताई। तो कितनी वैल्यूज है यहाँ पे ऐसी? 1। एक वैल्यू है, राइट? और ऐसे फिर ये होती है आपकी जो वैल्यू आपकी एक्चुअल में फॉल्स थी पर आपके मॉडल ने उसको ट्रू बताया, यानी 0 थी वो 1 आपके मॉडल ने बताई। तो वैसी एक वैल्यू एक है हमारे पास, और 0 to 0 यानी जो फॉल्स थी और मॉडल ने भी आपकी फॉल्स बताई। तो ये आपका इस तरीके से आपका ये पूरा जो होता है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स क्रिएट होता है यहाँ पे, ठीक है? तो ये जो वैल्यू होती है ना, पहली वाली वैल्यू, इसको क्या बोलते हैं? ट्रू पॉजिटिव, राइट? क्या बोलते हैं इसको? ट्रू पॉजिटिव, यानी कि जो आपकी वैल्यू थी वो ट्रू थी और उसको आपके मॉडल ने भी पॉजिटिवली सही बताया, ठीक है? फिर दूसरी वैल्यू को क्या बोलते हैं? ट्रू नेगेटिव, राइट? नहीं सॉरी, गलत बोल दिया है इसको, कहाँ गया? ठीक है, ये आपकी वैल्यू जो थी वो एक्चुअली उसने क्या कहते हैं, एक्चुअली में वो ट्रू थी पर आपके मॉडल ने वो फॉल्स दी। तो ये वैल्यू क्या होती है आपकी? फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब जो फॉल्स थी वो ठीक निकली उसकी, अच्छा, ठीक है ना? पॉजिटिव मतलब जो सही निकाली, नेगेटिव मतलब जो उसने गलत निकाल दी, ठीक है ना? तो ये आपकी होती है फॉल्स नेगेटिव। समझ में आ रहा है? बेसिकली देखो इसको ना, इसको जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है जो सबसे अच्छा तरीका है ना समझने का, वो सिर्फ हमारे पास एक ही है, जो हमारे पास है रैट टेस्ट, राइट? आपके पास रैट टेस्ट होता है ना, किसी को पता है व्हाट इज रैट टेस्ट? हाँ, हेलो, अरे रैट टेस्ट नहीं पता किसी को? हाँ सर। नहीं पता? अरे कोविड से रिलेटेड है यार, मतलब स्टैट्स का नहीं पूछ रहा हूँ मैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, एंटीजन, ओके ओके। ठीक है? अब रैपिड एंटीजन से थोड़ी प्रॉब्लम क्या थी रैपिड एंटीजन की? किसी को पता है क्या प्रॉब्लम थी रैपिड एंटीजन? सबसे बड़ा जो ये टेस्ट है हमारे पास, बेसिकली इसकी क्या प्रॉब्लम है? सी, ये जो आपका कोविड आप लोगों ने देखा होगा ना, बेसिकली आप लोगों ने ये वाला, किसी ने वो देखा है, क्या कहते हैं, जो आईआईटी कानपुर के लोगों ने जो मॉडल क्रिएट किया था, सूत्रा करके जो एक मॉडल है, कितने लोगों ने वो वाला मॉडल देखा है?
नहीं पता मेरे को। ये देखो, ये आईआईटी के कानपुर के लोग स्टूडेंट्स और कुछ फैकल्टीज ने एक मॉडल बिल्ड किया था, जिसके बेसिस पे दे प्रेडिक्टेड कि कितना, उन्होंने प्रेडिक्शन की थी कि बेसिकली किस तरीके से आपके क्या कहते हैं इंडिया में जो भी सेकेंड वेव जो आई है उसके केसेस किस तरीके से मतलब आपको राइज होंगे और फॉल होंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर इस मॉडल को, तो इस मॉडल के ऊपर बेसिकली ऑरेंज लाइन वो है जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था। ये उनका मॉडल बता रहा था कि आपके इस डेट को इतने केस होंगे, इस डेट को इतने केस होंगे, और पीछे जो येलो लाइन दिख रही है ना, ब्लू लाइन दिख रही है आपको, वो एक्चुअल डेटा है। देख रहे हो मतलब कितनी एक्यूरेसी से उन्होंने अपना मॉडल बिल्ड किया हुआ है कि बेसिकली जो उन्होंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। और इसी मॉडल को मतलब अगर आप न्यूज़पेपर में बहुत ज्यादा इसको दिखाया भी था, न्यूज़पेपर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो बेसिकली न्यूज़पेपर में इसी मॉडल के बेसिस पे मतलब सब चैनल्स के ऊपर इसी मॉडल को लेकर बात होती है। और ये बिल्कुल एग्जैक्टली उसकी तरह ही चल रहा है कि दिस मॉडल प्रेडिक्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल ओनली कि ये केसेस कितनी जितनी तेजी से ऊपर जाएंगे उतनी तेजी से नीचे आएंगे। ठीक है, तो दिस इज अगेन, अब ये किस चीज का एग्जांपल है, ये किस चीज अगर आप रिग्रेशन की बात करोगे तो ये किस टाइप का रिग्रेशन होगा, ये क्या बोलेंगे इस चीज को? सर लीनियर लीनियर तो नहीं है ये। रैंडम फॉरेस्ट रैंडम फॉरेस्ट मतलब रैंडम फॉरेस्ट तो उसके लिए यूज करते हो ना, क्या कहते हैं मतलब तो लॉजिकल रिग्रेशन का तो एक रूप है वो, एक ट्री को कॉमन लेके किया हो। जितने मॉडल पढ़े हैं, कौन से मॉडल पढ़े अभी तक? प्लीज गेट बंद कर दे यार को प्लीज। कौन से मॉडल पढ़े सारे याद आ जाएंगे आपको इसमें, करोगे करके तो समझ में आएगा। ये टाइम सीरीज फोरकास्टिंग है दोस्त, टाइम के बेसिस पे फोरकास्ट कर रहे हो ना आप कि बेसिकली कैसे कैसे आपके रिग्रेशन आपके टाइम के बेसिस पे क्या आपकी सेल होगी, क्या आपके केसेस होंगे। दिस इज टाइम सीरीज फोरकास्टिंग। तो ये रिग्रेशन नहीं है, बेसिकली इट्स नॉट, इट्स अ फोरकास्टिंग दैट वी आर डूइंग कि बेस्ड ऑन टाइम व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द फ्यूचर। तो अब देखो यही जो एग्जैक्टली वो चीज होती है ना आपकी, दिस इज द सेम थिंग जो बेसिकली, अब आपको रैट के हिसाब से मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। राइट, आई एम ट्राइंग टू गिव यू द रियल टाइम एग्जांपल ओवर हियर कि क्या होता है, कि किस तरीके से आप थोड़ा सा उसको थोड़ा रीड कर सको बेसिकली। राइट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू, आई एम नॉट सेइंग कि मैं बिल्कुल 100% बता रहा हूं, आपको चीजें दे रहा हूं कि हाउ टू रिलेट टू द थिंग्स। अब देखो ये आपकी जो ये वैल्यू होती है, ये होती है आपकी फॉल्स ओवर है। राइट, आपने देखा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये आपकी वैल्यू जो प्रेडिक्ट करी उसने, ये आपकी वैल्यू आई आपकी जो की थी एक्चुअली में ट्रू, और मॉडल ने आपकी प्रेडिक्ट करी वो क्या कहते हैं दिस एक सेकंड उल्टी। राइट, तो ये आपकी होगी फॉल्स नेगेटिव। तो अब इसी तरीके से जो आपकी नेगेटिव टू नेगेटिव होगी, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी आपकी, जो आपकी फॉल्स टू फॉल्स है, दैट इज दिस वैल्यू। इसको क्या बोलेंगे? ट्रू नेगेटिव। ये कुछ गड़बड़ किया ना मैंने यहाँ, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ कराया मैंने। ये बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है कंफ्यूजन मैट्रिक्स ना एक्चुअली में। देखो एक सेकंड, ये आपका एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, तो आपका ट्रू पॉजिटिव, तो ट्रू टू ट्रू जो पॉजिटिव टू पॉजिटिव होता है वो ट्रू पॉजिटिव हो जाता है। फिर आपका जो यहाँ पे एक्चुअल है, राइट, और अगर आप एक्चुअल की बात करोगे यहाँ पे, तो ये आपका एक्चुअल है, ये प्रेडिक्टेड है, और ट्रू और फॉल्स, हाँ तो ये हो गया फॉल्स है, फॉल्स नेगेटिव सही है सर। हाँ है ना। तो फिर ये आपका हो गया फॉल्स टू फॉल्स जो होता है आपका, दैट इज ट्रू नेगेटिव। ट्रू नेगेटिव नहीं, फॉल्स, हाँ ट्रू नेगेटिव, सॉरी ट्रू नेगेटिव। ये आपका जो नेगेटिव आया वो ट्रू आया यहाँ पे, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है, अब देखो ये जो चीजें होती है ना, ये बहुत, आप जब उसमें कैलकुलेशंस करते हो अपनी जो की वैल्यूज आ रही हैं, तो ये एक्चुअली में ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव और ट्रू नेगेटिव अपने आप में भी बहुत वैल्यूएबल टर्म्स है जो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जो रैट टेस्ट था ना, रैट टेस्ट के अंदर क्या थी उसके अंदर ये था कि अगर आप अपना कोविड का टेस्ट कराने जाओगे तो वो आपको बताएगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो इट्स लाइक अ प्रेडिक्टिव मॉडल ओनली। लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम क्या थी, वो आपको जो आपका जो टेस्ट था, ये जो रैट का टेस्ट,
इसके अंदर फॉल्स नेगेटिव बहुत आ रहे थे। तो बता सकते हैं इसका मतलब क्या है? ये आपका कोविड का टेस्ट है, पर इसके अंदर जो फॉल्स नेगेटिव है बहुत हाई है। इसका क्या मीनिंग है? क्या हुआ यार? If I'm saying false negative is very high, तो इसका क्या मतलब है? Sir, it means that sir, actual positive but not having positive. करेक्ट, कि वो एक्चुअली में क्या कहता था, क्या कहते हैं, जो बेसिकली वो था, जो एक्चुअली में वो बंदा पॉजिटिव था, पर आपके जो मॉडल था उसने उसको क्या दिया, नेगेटिव दे दिया। ठीक है, तो यानी ये बड़ी डेंजरस चीज है, राइट? इफ यू सी ओवर हेयर, अगर आप अपने उसके हिसाब से देखो, जो अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो उसके हिसाब से बहुत एक वो चीज है कि जैसे कि बेसिकली अगर ये चीज हो गई तो आपकी प्रॉब्लम क्या आएगी, आपका जो कोविड था और ज्यादा फैल सकता था, राइट? तो इसलिए क्या हो रहा था, जिन जिन का टेस्ट हो रहा था रैट के अंदर, और जो उसके अंदर पॉजिटिव था उसको तो पॉजिटिव बोल देते थे, लेकिन जो फॉल्स जिसका नेगेटिव आता था ना, उसको दोबारा से उसका आरटीपीसीआर भी करते थे कि भैया, ताकि डबल कंफर्म हो जाए कि इसने गलत तो नहीं दे दिया आंसर, क्योंकि ये फॉल्स नेगेटिव बहुत डेंजरस था वहाँ पे, कि अगर ये फॉल्स नेगेटिव आ गया तो हमारा कोविड का जो है एकदम से बढ़ जाएगा। अब देखो, जो हम अपना ये हम लोगों ने सीखा था बेसिकली, दिस एंटायर थिंग दैट वी स्टडीड, हम लोगों ने आरओसी कर्व के बारे में पढ़ा था, तो हमने उसमें थ्रेशोल्ड कितना लेके चलते हैं, उसमें अपना थ्रेशोल्ड कितना लेके चलते हैं, 0.5, Yes, sir. है ना? 0.5 लिया था हमने, कि हमने कहा कि अगर 0.5 से वैल्यू ज्यादा आएगी तो हम उसको 1 मान लेते हैं, और अगर वो 1.5 से कम आएगी तो हम उसको 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर एक चीज बताओ, अगर मैं अपना थ्रेशोल्ड चेंज कर दूं, कि मैं कह रहा हूँ कि बॉस, कि जो मैं अपना थ्रेशोल्ड है वो 0.5 नहीं लेके चल रहा, मैं उसको 0.1 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, मैं उसको 0.1 लेके चल रहा हूँ, तो उससे मेरे इस मॉडल पे क्या इम्पैक्ट आएगा? मैं कह रहा हूँ कि जो नंबर 0.1 से बड़ा है वो तो मेरा पॉजिटिव मान रहा हूँ, मैं उसको 1 मानूंगा मैं उसको, और जो मेरा 1 से नीचे है, तो 0.1 से नीचे है, उसको मैं बेसिकली 0 मानूंगा। तो इससे मेरे उस पे क्या फर्क आएगा, एक्यूरेसी पे या ट्रू पॉजिटिव पे, ट्रू नेगेटिव पे क्या डिफरेंस आएगा उससे? और सर जो पॉजिटिव केस रहेगा ये उसको भी नेगेटिव बता देगा। क्या जो उल्टा होगा, उल्टा होगा। उल्टा होगा? हाँ, उल्टा। हाँ दोबारा सोचो। हाँ हाँ, यस सर। है ना, वो क्या करेगा, जो आपका बेसिकली कोई नेगेटिव भी था, है ना, कोई नेगेटिव भी था, तो उसको भी वो पॉजिटिव बता देगा, करेक्ट? क्योंकि आपने मार्जिन इतना कम लिया है, आपने उसको छोटा कर दिया, 0.1 पे कर दिया। ऐसे ही अगर इस चीज को मैं उल्टा कर दूं, राइट, अगर मैं इस चीज को उल्टा कर दूं बेसिकली, कि मैं अपना थ्रेशोल्ड 0.8 ले लूं, राइट, अगर मैं अपना थ्रेशोल्ड अपना 0.8 ले लूं, तो उससे क्या इंपैक्ट आएगा मेरा? पॉजिटिव को नेगेटिव बताएगा। पॉजिटिव को नेगेटिव बताएगा, नेगेटिव। राइट? बंदा कुछ पॉजिटिव होगा तो उसको नेगेटिव बता देगा, राइट? तो आप बेसिकली क्या करते हो ना, इसके अंदर व्हाट वी डू इज वी एक्चुअली डू ऑल दीज थिंग्स। ये आपके मॉडल के, आपके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये चीजें की जाती हैं, ताकि आप अपने ट्रू पॉजिटिव रेट को, और अपने एक चीज होती है हमारे पास, ये फॉल्स फॉल्स नेगेटिव रेट, राइट, और फॉल्स पॉजिटिव रेट, हम दो चीजें कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे, राइट? एक होता है फॉल्स पॉजिटिव और एक होता है ट्रू नेगेटिव। तो ये चीजें जो होती है ना हमारे पास, ट्रू पॉजिटिव, तो सारे एक्चुअली तो सारे कॉम्बिनेशन ही आप कैलकुलेट कर सकते हो। यू कैन कैलकुलेट ट्रू पॉजिटिव रेट आल्सो, ट्रू नेगेटिव रेट आल्सो, राइट? फॉल्स पॉजिटिव रेट, फॉल्स नेगेटिव रेट। अब ये कैलकुलेट होते कैसे हैं, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। तो आप क्या करते हो बेसिकली, हम क्या करते हैं बेसिकली, फॉल्स ट्रू पॉजिटिव रेट। तो सबसे पहले समझते हैं ट्रू पॉजिटिव के बारे में। एक्चुअली ये सब चीजें ना बोर्ड पे थोड़ा समझाने में इजी रहता है। सो इफ आई टॉक अबाउट ट्रू पॉजिटिव रेट, ट्रू पॉजिटिव का मतलब ये है कि आप जो अपनी वैल्यूज निकाल रहे हो, उसमें जो सही वैल्यूज थी उसने कितनी आपको सही से निकाल कर दी, राइट? सो द फॉर्मूला फॉर ट्रू पॉजिटिव रेट इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ठीक है? ये होता है आपका टीपीआर। तो आपका सर बेसिकली, इसको रिकॉल बोलते हैं ना, रिकॉल। हाँ, रिकॉल, सेंसिटिविटी बोलो इसको, रिकॉल बोलो इसको, तो इसके बड़े सारे नेम होते हैं। इसको आप सेंसिटिविटी भी बोलते हो, आप इसको रिकॉल भी बोलते हो,
आप इसको हिट रेट भी बोलते हो ना। हिट रेट होगा कि भाई सही बोला था, एकदम सही निकला। आप तो वो करते हो ना, क्या कहते हैं, गैम्बलिंग होती है, गैम्बलिंग में भी यूज होता है ये टर्म टीपीआर, कि आपका कितना तुक्का सेट बैठता है। ठीक है, तो वो सेंसिटिविटी, इसके नाम में अगर आप देखोगे ना, इसका आंसर मिल रहा है आपको, सेंसिटिव, कि बॉस टीपीआर जितना अच्छा आएगा उतना आपके उसके लिए क्या कहते हैं, आपके मॉडल के लिए बढ़िया है। मतलब बेसिकली वो पॉजिटिव को पॉजिटिव पकड़ पा रहा है, राइट। अगर आप मेडिकल टर्म्स में बात करो तो वो टीपीआर पे प्ले करेंगे, राइट। हम बोलते हैं ना कि यार ये बहुत सेंसिटिव है, कि हल्का सा टच करो एकदम से रिएक्ट कर जाता है, राइट। सो दिस इज द सेम टर्म दैट वी मीन ओवर हियर, सेंसिटिविटी ओवर हियर। ऐसी आपके एक टर्म होती है स्पेसिफिसिटी, ठीक है। अब इसको स्पेसिफिसिटी भी बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू नेगेटिव रेट भी बोलते हैं, राइट। टीएनआर, राइट, दैट इज ट्रू नेगेटिव रेट। यार ये सब चीजों की ना, तो आई एम नॉट शेयरिंग एनी स्लाइड्स एंड ऑल। अब मैं सिर्फ आपको यहीं पे मैनुअली दिखा रहा हूँ, तो प्लीज थोड़ा सा इसका ना आप नोट्स बना लोगे तो बेटर रहेगा। बाकी उसके अलावा आई मीन स्लाइड्स आपके पास जो हैं मार्टिकल्स में, यू विल फाइंड ऑल दोस थिंग्स ओवर देयर। अब ट्रू नेगेटिव रेट कैसे निकालेंगे? एनीवन हु कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर दिस? true negative upon false positive plus true negative फॉल्स पॉजिटिव प्लस plus true negative. ट्रू नेगेटिव, करेक्ट। क्योंकि जो नई जो नेगेटिव चीजें थी वो कितनी सही बताई उसने, कि गलत को गलत बताया और सही को सही बताया, तो हम वो चीजें यहाँ पे चेक कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, सो व्हाट वी डू इज, आपका किसी भी मॉडल के लिए, राइट, टेक्निकली तो आपकी दोनों चीजें अच्छी होनी चाहिए, राइट, स्पेसिफिसिटी और ये आपकी सेंसिटिविटी। अब एक जो दोनों चीजें होती हैं ना, ये आपकी जो स्पेसिफिसिटी और ये सेंसिटिविटी, अब ये हम जनरली यूज कहाँ करते हैं इसको? हम यूज करते हैं इसको जब आप मल्टीपल मॉडल्स क्रिएट करते हो, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा, आपने आपने एक मॉडल का प्रेडिक्शन किया विद द हेल्प ऑफ सपोज लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब उसी चीज को आप बिल्ड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डिसीजन ट्रीज। तो आप क्या करोगे, दोनों मॉडल के बेसिस पे अपने रिजल्ट्स को चेक करोगे कि कहाँ पे एक्यूरेसी में फर्क आ रहा है, कहाँ पे सेंसिटिविटी और पॉजिटिविटी और स्पेसिफिसिटी में डिफरेंस आ रहा है। दैट इज वेयर यू एक्चुअली डिसाइड कि अब आप कौन से मॉडल के साथ गो अहेड करोगे फॉर द डिप्लॉयमेंट ऑफ इट, ठीक है। तो दिस इज समथिंग दैट वी कॉल इट एज द सेंसिटिविटी एंड स्पेसिफिसिटी। सो एवरीवन प्लीज एक बार थोड़ा इसको देख लो, लेट मी नो इफ यू हैव सम डाउट्स ऑन दिस, और कुछ पूछना है आपको इसमें। सर हाँ जी, सर वो जो हमने अभी बनाया था ना सिग्मोइड कर्व, जिसमें हमने थ्रेशोल्ड लिया था 0.5 की जगह 0.1 या फिर 0.8, तो इन केस अगर हम लोग 0.8 थ्रेशोल्ड लेके चलते हैं तो हमारा ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव दोनों इंक्रीज करेगा। ट्रू पॉजिटिव आपका, हाँ, तो आपका लेकिन ट्रू पॉजिटिव आपका बढ़ेगा ना उसमें। तो आपका देखो, वो आप जो कैलकुलेट करोगे तो आप उसमें ये सिनेरियो चेक करोगे कि आपको क्या चाहिए, आपकी नीड क्या है, राइट। आपका ट्रू पॉजिटिव उसमें बढ़ेगा। तो अगर आप उसका एग्जांपल लेते हो यहाँ से, एक काम करते हैं, इसको छोटा सा कोई मॉडल, कुछ एग्जांपल, लेट मी थिंक हाउ कैन आई एक्सप्लेन यू बेटर। व्हाट वी कैन डू इज, ठीक है, चलेगा ना, एग्जांपल लेके चलते हैं थोड़ा सा, just to get it more clear over here. सपोज करो मैं कुछ यहाँ पे वो लेता हूँ, वहाँ पर कुछ एक्चुअल वैल्यूज हैं, ठीक है, एक्चुअल वैल्यूज हैं मेरे पास, और वो हैं 1 0 1 0, ठीक है, मेरे पास एक्चुअल वैल्यूज है। आपने जो प्रेडिक्शन की, जो आपने प्रेडिक्ट किया वैल्यूज को, वो वैल्यूज निकल कर आई आपकी 0.8, और फिर निकल कर आई आपकी, ऐसे लेते हैं 0.6,
0.4, 0.2, ठीक है। अब आप मुझे एक चीज बताओ, अगर हम लोग अब इसमें क्या करते हैं बेसिकली टेक्निकली देखो, जो बनाते हो ना एक चीज होती है, एनीवन नोज व्हाट इज आरओसी? तो अब बेसिकली होगा क्या, अगर सपोज करो मैं अपना जीरो को मान लूं कि मैं मानता हूं जीरो को थ्रेशोल्ड लेके चल रहा हूं, थ्रेशोल्ड मेरा जीरो है, तो अगर थ्रेशोल्ड मेरा जीरो है तो मेरा आउटपुट क्या बनेगा इस केस में, कि मैं बोल रहा हूँ जीरो से ऊपर तो कोई भी वैल्यू है तो वो आपकी पॉजिटिव है, 1 जीरो से नीचे है तो नेगेटिव है। 1 1 सारे 1 हो जाएंगे क्योंकि सारी Yes, sir. जीरो से बड़े हैं, है ना, सारे जीरो से बड़े हैं तो ये सारे 1 हो गए। फिर मैं बोलता हूँ अगर मैं थ्रेशोल्ड लेके चलता हूँ अपना, सपोज अब हम क्या करेंगे बेसिकली जितनी वैल्यूज निकल रही है ना हम सबको ले लेंगे। अगर मैं बोलता हूँ थ्रेशोल्ड मेरा आया 0.2, ठीक है, अगर थ्रेशोल्ड मेरा आया 0.2 तो थ्रेशोल्ड में 0.2 को ले रहा हूँ तो पहली वैल्यू कितनी, पहली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 1, 1 ये भी 1, ये भी 1, और मैं ग्रेटर देन इक्वल टू को 1 ले रहा हूँ, सपोज करो मैं ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहा हूँ सारी वैल्यूज, ठीक है, ग्रेटर देन ले रहा हूँ, ग्रेटर देन इक्वल टू ले रहा हूँ, तो ये भी 1 ही रहेगी, अगर वैल्यू मेरी ग्रेटर देन इक्वल टू 0.2 है तो भी 1 हो गई। अगर मैं इस वैल्यू को लेता हूँ 0.4, ठीक है, अगर मैंने इस वैल्यू को लिया 0.4, तो इस केस में बेसिकली अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आपका क्या आएगा, क्या क्या वैल्यूज रहेंगी, ये वाली वैल्यू तो होगी 1, ये भी होगी 1, और तीसरी भी होगी 1, ये हो जाएगी 0। फिर आपने लिया 0.6, ठीक है, 0.6 में क्या होगा वैल्यूज, पहली वाली तो रहेगी 1, ये भी 1, 0 0, और अगर मैं इसको कर देता हूँ 0.8 तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी यहाँ पे, पहली वाली 1 और अगली वाली भी 1, अगली वाली 0 और 0, ठीक है। अब देखो मैंने अलग अलग थ्रेशोल्ड्स पे अलग अलग वैल्यूज कैलकुलेट करी है यहाँ पे, और यही वैल्यू अगर मैं 1 पे ले लेता हूँ, 1 एज अ थ्रेशोल्ड, 1 को मैंने थ्रेशोल्ड ले लिया, तो क्या आ जाएंगी सारी वैल्यूज, 0 सारी 0 हो जाएंगी। और देखो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्चुअल वैल्यूज थी, और बेस्ड ऑन थ्रेशोल्ड्स यहाँ पे हमारे अलग अलग क्या कहते हैं वो निकल कर आ रहे हैं, अगर हम थ्रेशोल्ड निकाल रहे हैं अलग अलग तो ये मेरे वैल्यूज निकल कर आएंगे, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पे हम लोगों ने यहाँ पे हमने जो कैलकुलेट किया, अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे अपनी दो चीजें, टीपीआर और फॉल्स पॉजिटिव रेट, राइट, एक कैलकुलेट करेंगे ट्रू पॉजिटिव रेट और एक कैलकुलेट करेंगे फॉल्स पॉजिटिव रेट, दो चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं, राइट, फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ बेसिकली इफ वी आर नाउ ट्राइंग टू कैलकुलेट दिस, तो ट्रू पॉजिटिव अगर मैं पहले वाले को लेके चलता हूँ ये और ये, तो क्या निकल कर आएगा। अब थोड़ा देखो आप लोगों को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, राइट, पेन पेंसिल लेकर बैठ जाओ और फटाफट से बना दो। अगर हम इसके साथ निकालते हैं पहले, 1 टीपीआर कितना आएगा, 1 आना चाहिए। सबके निकाल लो, अब यहाँ पे इसी के नीचे लिख लेंगे, बल्कि टीपीआर जो है ना यहाँ लिख लेंगे, यहाँ लिख लेंगे टीपीआर और यहाँ लिख लेंगे एफपीआर, तो हर एक वैल्यू के लिए, तो उससे हमारी पूरी एक वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो पहले वाले केस में अगर आप बात करते हो यहाँ पे, राइट, अगर आप थ्रेशोल्ड की बात करते हो 0, तो ट्रू पॉजिटिव कितने निकल कर आ रहे हैं पहले वाले केस में, देखो मैं पहले वाले की हेल्प कर देता हूँ। ट्रू पॉजिटिव में पहले वाले में ट्रू कितने निकल कर आ रहे हैं, ट्रू पॉजिटिव कितने आ रहे हैं, 2, 2 डिवाइडेड बाय फॉर्मूला क्या होता है, ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव। अब ट्रू पॉजिटिव तो 2 ही है, प्लस अब इसमें निकालना है आपको फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव कितने आ रहे हैं जब थ्रेशोल्ड 0 था, 0 0, तो आपका आंसर आ गया 1, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे बताओ कितना आएगा, पहले ट्रू पॉजिटिव निकाल लेते हैं सबके, 1 राइट, ये भी 1 हो गया क्योंकि सेम ही था वो तो।
अर्श, डिम्पल, निकिता, गाइस सर 1. इसमें भी 1। फॉल्स पॉजिटिव रेट कैसे निकलेगा? जीरो सर। राइट, मैं यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव का भी फॉर्मूला लिख देता हूँ अगर आपको किसी को कंफ्यूजन हो। यहाँ पे ये आपका टीपीआर होता है, ये एफपीआर होता है। राइट, फॉल्स पॉजिटिव रेट जो आता है आपका, दैट कम्स आउट टू बी एज फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव हो जाएंगे आपके। राइट, ट्रू नेगेटिव, तो ये होता है आपका फॉर्मूला एफपीआर और टीपीआर का। तो लोग 5 मिनट ले लो, जस्ट गिव द आंसर्स। सर एफपीआर में ट्रू नेगेटिव होगा ना, ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। किसमें? एफपीआर में जो फॉर्मूला लिखा है सर आपने, फॉल्स फॉल्स पॉजिटिव रेट ट्रू नेगेटिव, ट्रू नेगेटिव अपॉन फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव होगा ना। फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालोगे ना, एफपीआर निकालोगे तो फॉल्स पॉजिटिव का तो निकालोगे ना नंबर का। क्या होता है आपका 1 माइनस ट्रू नेगेटिव रेट हो जाएगा आपका फॉल्स पॉजिटिव रेट। तो आप ये तो निकलेगा एफपीआर विल बी फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव बेस। हाँ, ये तो रहेगा। यस सर, यस सर। हम बस ये चेक कर रहे हैं कि हमने ट्रू कितने सही दिए और सही जो नेगेटिव थे वो कितने सही दिए। We are just trying to calculate. 1 आएगा। सारे करके दे दो कैलकुलेट सारे, मतलब हाँ एफपीआर अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो, अगर एफपीआर भी करना शुरू कर रहे हो तो एफपीआर भी बता देना मेरे को। पहले वाले का एफपीआर बता दो कितना आ रहा है। तो फॉल्स पॉजिटिव, राइट, तो फॉल्स पॉजिटिव 2 ही आ रहे हैं। तो नहीं फॉल्स पॉजिटिव, तो ये फॉल्स था और तो 0 हो जाएगा ना। पहले वाले केस में अगर आप फॉल्स एफपीआर निकालोगे तो 0 हो जाएगा ना। 1 होगा ना सर। 2 फॉल्स पॉजिटिव है, 0 के थ्रेशोल्ड 0 पे। अच्छा, करेक्ट, 2 आएंगे आपके। 2 डिवाइडेड बाय, यू विल गेट 2 डिवाइडेड बाय, ये आपका हो गया 2 प्लस दैट इज, पहले आपका आ रहा है इसमें फॉल्स पॉजिटिव और ये 0 प्लस 2, ठीक है। आपका 1 हो जाएगा। आप इस पे निकालोगे 0.2 पे भी तो 1 to 1 हो जाएगा। निकल गया क्लास? 0.5।
यहाँ तो दोनों ही दिख रहे हैं 1100, तो वैसे ही 0.5 आ जाएगा। हेलो अंजी, क्लास बन गया? यहाँ पे क्या आएगा? जीरो। दोनों दोनों बता दो मेरे को आप। 0.8 पे 0.5 और 0.5 एंड 0। और ये
0 और 0। 0 0 राइट, क्योंकि यहाँ तो सारी वैल्यू 0 ही है आपकी, तो कुछ यहाँ से आप निकालोगे तो आपकी दोनों वैल्यू 0 आ जाएंगी यहाँ। ठीक है, अभी हमने क्यों निकाली है, देखो अगर आप निकालोगे फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव, तो हम इसको करते क्या है, देखो टेक्निकली हम लोग करते क्या है, ये हमारा कर्व का एरिया है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोबेबिलिटी में प्ले करते हैं, ये हमारा 0 होता है, ये हमारा 1 होता है। तो अब ये मान लो कि ये जो 0 to 1 है ना, ये आपका टीपीआर है, इस पे आप एक एक्सिस पे आपने प्लॉट किया हुआ है ट्रू पॉजिटिव रेट, राइट, टीपीआर, और दूसरी एक्सिस पे आपने प्लॉट किया हुआ है यहाँ पे फॉल्स पॉजिटिव रेट। ठीक है, तो ये 0 to, ये भी 0 to 1 होगी वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 to 1 के बीच में ही आएगी। तो अगर आप यहाँ से इसको कनेक्ट कर लोगे यहाँ से, तो ये वैल्यू भी जो बनेगी आपकी, पूरा जो कर्व बनेगा एरिया का, पूरा एरिया जो हम कर्व मानते हैं उसको मानते हैं 100%। ये पूरा जो एरिया है इसके अंदर, दैट इज 100% ऑफ द एरिया। ठीक है, तो अब आप इसमें क्या करो, अब अपने जो थ्रेशोल्ड्स आपने लिए हैं बेसिकली, राइट, जो थ्रेशोल्ड्स हम लोगों ने लिए हैं यहाँ पे, उसके बेसिस पे हम लोग अपने पॉइंट्स मार्क करते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे कलर्स चेंज कर करके कर लेता हूँ ताकि थोड़ा दिख जाए। तो देखो पहला पॉइंट जो है इसका, राइट, ये वाला पॉइंट कहाँ आएगा, यहाँ पे, यहीं पे आएगा ये। यस सर। पॉइंट 2 के लिए कहाँ पे आएगा, वहीं पे ये 0 पे है। अरे यार, ये तो एक ये टी पे आपका 1 पे है, और यहाँ पे ये 0 पे है ना, फॉल्स पॉजिटिव आपका 0 पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। और फिर यहाँ पे आपका 0.5, नहीं ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये अगला 0.5 to 0.5 है ना, तो ये आएगा एक्चुअली आपका यहाँ पे। अरे यार, ये एक्सिस बनाई हुई थी, तो ये है 0.5 to 0.5, ये जो थर्ड पॉइंट है वो आपको यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, पहला 1 to 1 तो ये आ गया, फिर एक 1 और 0 यहाँ पे आ गया, और फिर आपका जो है बेसिकली इसमें क्या है, 0.5 to 0.5 यहाँ आ गया, फिर है 0.5 और 0, तो यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और फिर एक 0 to 0, तो एक पॉइंट ये आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सारे पॉइंट मार्क हो गए आपके। ठीक है, तो ये जो आपके बीच की जो लाइन होती है ना, ये तो आपकी बन जाएगी स्ट्रेट लाइन, ये इसके बीच में स्ट्रेट लाइन पास होगी आपकी। ठीक है, तो बीच में अगर स्ट्रेट लाइन पास हो रही है, तो जो आपका एरिया है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में, 2 इक्वल ट्रायंगल्स में। ठीक है, तो अभी जो आपके इक्वल ट्रायंगल जो का पार्ट होता है, यानी 50% एरिया यहाँ पे, 50% एरिया आपका यहाँ पे आता है, इस तरीके से आपके जो पॉइंट्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब उसके बाद टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो बाकी के जो सारे पॉइंट्स हैं ना यहाँ पे आपके, एक सेकंड लग रहा है कोई पॉइंट तो हमारा गलत है, इसका एक पॉइंट तो गलत है। ये वाला जो 0.4 वाला जो नंबर है ना, ये गलत निकला हुआ है। ये 1 और 0.5 है ना, ये हमने यहाँ पे गलत निकला, तो सही हुआ, हमने मार्क उसको गलत कर लिया, वो यहाँ पे नहीं है, वो यहाँ पे आएगा, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आएगा ये, ठीक है ना, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे जो हमने गलत मार्क किया हुआ। तो अब बेसिकली हम जब ये बना लेते हैं इसको, फिर हम क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को वापस में हमें ज्वाइन करना है। देखो अब आप क्या करोगे, इस पॉइंट्स को ज्वाइन करना स्टार्ट करोगे, तो इसको मैं फाइनली बना रहा हूँ अपने इस कर्व को,
तो ये पॉइंट आपका होगा ज्वाइन, ये लाइन गई यहाँ से और ये यहाँ से, ये सारे, और ये इसके नीचे यहाँ पे। तो ये आपका जो पूरा का पूरा लाइन है ना, ये आपका एरिया है जो आपका ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव, यानी कि ये एक्यूरेसी का जो कर्व है ये आपको निकाल कर दे रहा है कि कितना आपका जो एरिया है वो कवर कर रहा है आपका जो मॉडल आपने बिल्ड किया है, ठीक है, ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव के रेट के हिसाब से। तो कितना एरिया कितना कितना एरिया कवर कर लिया इसने, अगर पूरा 100% तो कितना परसेंट एरिया कवर हो गया आपका इसमें? सर लाइन के ऊपर की लाइन के नीचे? लाइन के नीचे वाला, जो लाइन के नीचे आता है वो हमारा एरिया अंडर जो होता है वो कवर हुआ, कि हमने ये एरिया हमारा बेसिकली कवर हुआ, जो हमने पॉइंटर्स अपने निकाले, जो फॉल्स पॉजिटिव और ट्रू पॉजिटिव रेट निकाला, उसके बेसिस में इतना एरिया है जो हम कवर कर रहे हैं इसमें। सर 75%। 75%। 70 कैसे? सर अगर एक 85 क्वाड्रेंट को देखेंगे तो फिर उसका हाफ एक्स्ट्रा ले रहा है वो, ये जो लाइन बन रही है, तो फिर दो हाफ मिलके 125 बना रहा है, एंड एक हाफ पहले से था ही, तो फिर इसको ऐड कर देंगे सर। ठीक है, एक तो हाफ पूरा पूरा आ ही रहा है, ये 0.5 का हाफ हो गया, और ये वाला जो दोबारा हाफ हो रखा है तो ये 0.25 यहाँ से मिल जाएगा, तो टोटल आपको मिल गया 0.75। ठीक है, दिस इज द एरिया अंडर कर्व दैट यू हैव गॉट, 0.75। तो टेक्निकली हम क्या करते हैं, ये जो टीपीआर और ये निकलता है ना, बेसिकली हमारी वैल्यूज निकलती हैं, तो इसके जब आप अपना कोई वो बनाते हो, अपना क्या कहते हैं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के बेसिस में जो एक्यूरेसी चेक करते हो, तो उसके ऊपर हम ये अपना एयूसी कर्व भी बनाते हैं, सो एज टू फिगर आउट कि कितना हमारे को ट्रू पॉजिटिव और फॉल्स पॉजिटिव मिल रहा है। तो ये तो हमने अभी आइडियल सिनेरियो लिया हुआ था, राइट, 1010 छोटा सा वैल्यू था, लेकिन एक्चुअल सिनेरियो में क्या होगा, ये वैल्यू बहुत ज्यादा होंगी आपके पास और यू नेवर नो कि आपका बन रहा होगा। तो उस केस में भी हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं आपके आर के अंदर, दैट इज देयर इज अ फंक्शन दैट इज AUROC, एक पैकेज ही आपका एक फंक्शन है AUROC जो आपको ये पूरा कर्व बना के दे देता है, और उसके अंदर आप उसकी आपकी परसेंटेज मिल जाएगी आपको कि कितना एरिया आपका टीपीआर और एफटीआर के अंदर कवर हो रहा है। तो जितनी ज्यादा वो वैल्यू होगी उतना बेटर आपका मॉडल है बेसिकली। ठीक है, आया सबको समझ में कि क्या किया हमने यहाँ पे? हेलो, डन? ठीक है गाइस, यार 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, मैं यार चार्जर भी लगा लूँ इसके अंदर, फिर 10 मिनट में स्टार्ट करते हैं, ठीक है?
So hey all, I hope everyone is back. So let's start. Okay. Acha, so let me ask someone a quick question on this. Okay. So Nikita, like if I want good true positive rate, तो मुझे threshold कितना रखना चाहिए अपने इस मॉडल के हिसाब से? सर 0.5 to 1. हाँ जी 0.5 to 1. 0.5 to 1 सर मतलब I couldn't get it. Can you please explain again? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो. So if I want good positive rate, true positive rate, मुझे अच्छा TPR चाहिए, right? यस सर. तो उस केस में मैं क्या करूँगा? What should be my threshold? थ्रेशोल्ड सर 0.5 से 1 होगा ना. 0.5 तो है ही नहीं हमारे पास. सर जो हमने टीपीआर रेट बताया उसके अकॉर्डिंग. ये हमने TPR कैलकुलेट किया ना, यहाँ पे हमने TPR और ये Yes, sir. FPR कैलकुलेट किया हमने बेसिकली, राइट? ये हम लोगों ने फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया 0 to 1. है ना. और तो हम थ्रेशोल्ड ले रहे थे कि 0 अगर हम लेते हैं कि 0 से वैल्यू अगर बड़ी है तो वो Yes, पॉजिटिव sir. है, 0 से छोटी है तो नेगेटिव है. 0 to ठीक. 1. नहीं, थ्रेशोल्ड आप 0 किस चीज को बोल रहे हो आप? सर पता नहीं. नहीं, देखो अगर मैं यहाँ पे अपना क्या कहते हैं 0.4 का थ्रेशोल्ड लेता हूँ, यस कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरी वैल्यू, अगर मेरी प्रोबेबिलिटी, अगर मैंने अपना मॉडल बिल्ड किया और मेरी प्रोबेबिलिटी, मेरा मॉडल बताता है 0.4, राइट, या 0.5 या 0.3 या 0.6, 0.2. अभी हम स्टैंडर्डाइज क्या लेते हैं, हम बोलते हैं कि अगर 0.5 से वैल्यू बड़ी है तो हम उसको 1 मान लेते हैं, और अगर 0.5 से छोटी है तो उसको हम 0 मान लेते हैं. करेक्ट? यस सर. यही करते हैं. तो हमने थ्रेशोल्ड सेट किए थे कि अगर मैं 0.4 को एज अ थ्रेशोल्ड लेता हूँ, 0.5 नहीं ले रहा हूँ मैं, 0.4 ले रहा हूँ. अब 0.4 में मैं क्या बोल रहा हूँ कि तो 0.4 से मेरी वैल्यू अगर बड़ी होती है, अगर मेरी वैल्यू 0.4 से ज्यादा आती है प्रोबेबिलिटी की, तो मैं उसको 1 मान लूंगा, और 0.4 से कम आई तो मैं उसको 0 मानूंगा, लेकिन 0.4 से बड़ी होती ही वैल्यू मैं उसको पॉजिटिव मान लूंगा. तो अगर आप इसमें 0.4 पे मेरा थ्रेशोल्ड देखो, राइट, जब मेरा थ्रेशोल्ड 0.4 लिया है तो मेरा ट्रू पॉजिटिव रेट 100% आ रहा है, ज्यादा आ रहा है. यस सर. राइट, पूरा 100% आ रहा है. कि Yes. जितने जितने आपके क्या कहते हैं जो ट्रू है वो तो उनको पॉजिटिवली बता ही देगा वो आपको. यस सर. करेक्ट? यस और तो वहाँ पे 50% आपके पास इसका भी आया है फॉल्स पॉजिटिव रेट, तो FPR भी आपका उसमें 50% आ रहा है. लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि मुझे TPR चाहिए था, राइट, मुझे ट्रू पॉजिटिव रेट मेरे लिए मैटर कर रहा था. कि फॉर एग्जांपल ये रैट वाली टेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो तो उसमें ट्रू पॉजिटिव आना ही चाहिए, जो पॉजिटिव है वो तो पॉजिटिव आना ही चाहिए. तो वो मेरे लिए रैट में इंपॉर्टेंट है ना, वो मेरे लिए जो पॉजिटिव वो ट्रूली बताए उसको. तो उस केस में मैं थ्रेशोल्ड लेके चल रहा हूँ 0.4, तो मेरी जो आउटपुट आएगा उसमें मैं TPR के हिसाब से बिल्कुल सही निकल जाऊंगा, राइट. ऑल्दो उसमें मेरे कुछ फॉल्स पॉजिटिव रेट का भी 50% का मार्जिन आ रहा है, बट आई एम ओके विद दैट. लेकिन अगर मैं 0.6 लेता हूँ तो मेरा वो 50-50 पे चला गया. तो 0.4 इज द थ्रेशोल्ड दैट आई शुड बी वर्किंग एट. तो ये जो आपका बेसिकली हम ये कर्व बना रहे हैं ना, ये बेसिकली आपको उस चीज में भी हेल्प करता है व्हेन यू हैव टू अंडरस्टैंड टिपिकली कि आपको किस थ्रेशोल्ड पे ट्रू पॉजिटिव रेट, अगर आपको हाई चाहिए तो किस थ्रेशोल्ड पे आपको लेना होगा. गॉट इट? ओके सर. चले अब आगे. सो आप लोगों ने किसी ने मॉडल वगैरह सब बिल्ड कर लिए थे, आपका लॉजिक रिग्रेशन वाला मॉडल आप लोगों ने बिल्ड कर लिया था बेसिकली, सबने बिल्ड किया था बेस डेटा पे. मैंने आपको बोला था कि बेस डेटा पे और अपना इस पे क्या कहते हैं नॉर्मल डेटा पे आप उसको कर्व को चेक करना. आपने किया था आप लोगों ने? भाई हाँ ना तो बताओ. नो सर. हाँ नो सर. नहीं किया? चलो कर लेना यार इस वीकेंड पे.
सर आज का टॉपिक क्या है? डिसीजन ट्रीज। देखिए okay. See, now let's start with the topic that is decision trees today. Right now, decision trees is a very interesting topic. Right? So decision trees जैसी चीज लोगों आप लोगों ने वैसे भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करी होगी. Right? You all would have seen it. Not in terms of data science, but I am talking generally also. Right? Generally in the context of where we use this up. Now, for example, I'll tell you a small example of this to understand कि decision trees क्या है basically और ये modeling technique हम लोग कैसे use करते हैं. Linear regression में क्या था? Basically, we were using it to predict the continuous data, and we were using logistic regression to predict the categorical variable, right? Yes or no, true or false. Now, this decision trees technique that we are going to talk over here, right? This is also one of the techniques that we use for the purpose of predicting the categorical data only, right? For example, whether a person will leave or stay, whether a person will buy or not, right? The only thing is the technique that we use over here is a little different. And how is it different? So let me explain you this. So basically, now you have a small example over here कि एक company है, तो the company wants to understand which person is going to leave and which person is going to stay. ठीक है? So HR ने क्या किया, कुछ डेटा कलेक्ट किया उस कंपनी का and he started working on that. He started to understand कि किस टाइप के लोग छोड़ रहे हैं और किस टाइप के लोग नहीं छोड़ रहे. So उसने सबसे पहला वेरिएबल पिक किया प्रमोशन इन लास्ट 5 years. ठीक है? तो जिनको क्या कहते हैं प्रमोशन क्या कहते हैं, उसने चेक किया कि कितने लोगों की प्रमोशन मिली, यस और नो. तो यस वाले उसने एक साइड रख लिए लोग, जिन लोगों को प्रमोशन मिली थी 5 साल में, और जिनको प्रमोशन नहीं मिली थी उसने उसको एक साइड रख लिया. ठीक है? उसके बाद जितने भी लोग थे, सपोज करो 100 लोग थे, राइट? देयर वर 100 पीपल इन दैट कंपनी. तो उसने देखा कि 100 में से 50 लोगों को या फिर 60 लोगों को प्रमोशन मिली और 40 लोगों को प्रमोशन नहीं मिली. फिर जिनको प्रमोशन मिली उसने उसमें चेक किया कि कितने लोगों ने प्रोजेक्ट्स पे, कितने नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे लोगों ने काम किया. तो उसने देखा कि कुछ जो लोग जिन्होंने 5 प्रोजेक्ट से कम पे काम किया था उन सब ने छोड़ दिया, और जिन्होंने 5 से ज्यादा पे किया था वो कंपनी में रुके रहे. यानी जिनको प्रमोशन भी मिली और बढ़िया काम भी मिला वो तो कंपनी में रुक गए. जिनको प्रमोशन मिली लेकिन काम नहीं मिला उन्होंने छोड़ दिया. राइट? दिस इज व्हाट दिस अगर आप लेक्चर पे आते हो इस डायग्राम पे, दिस इज व्हाट इज टेलिंग यू. करेक्ट? सिंपल. सी दिस इज इन अ लेमैन्स लैंग्वेज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू राइट नाउ. फिर उसने देखा कि जिन लोगों को प्रमोशन नहीं मिली थी, ठीक है, प्रमोशन तो इसीलिए नहीं मिली होगी भाई काम बढ़िया कर नहीं रहे होंगे, तो इसलिए अगर काम बढ़िया नहीं कर रहे होंगे तो काम मिलता भी कम होगा. राइट? तो हम लोगों ने चेक किया कि उनका सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है. तो जिनका सेटिस्फेक्शन 0.5 से कम था उन्होंने तो छोड़ दिया, और जिनका सेटिस्फेक्शन लेवल 0.5 से ज्यादा था वो रुके रहे. मतलब बेसिकली उन्होंने देखा कि प्रमोशन नहीं मिली लेकिन खुश हैं कंपनी में, राइट? तो वो रुके रहे, बाकी लोगों ने छोड़ दिया. सो उसने इस तरीके से HR ने एक छोटा सा बेसिकली अपना मॉडल बिल्ड किया. उसको समझ में आया कि ऐसे ऐसे पैटर्न पे लोग छोड़ रहे हैं और ऐसे ऐसे पैटर्न पे लोग रुक रहे हैं. नाउ दिस इज हाउ द डिसीजन ट्री वर्क, राइट? आप अपने डिसीजन को करने के लिए जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि यार इफ टुमारो, अगर मतलब वी से कि यार ठीक है अगर कल लॉकडाउन खुल गया तो जाएंगे, नहीं तो घर में बैठेंगे, और खुल गया तो जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, राइट?
कि अगर रेस्टोरेंट खुल गया तो रेस्टोरेंट में कुछ खाने चले जाएंगे, नहीं तो फिर बाहर घूम के आ जाएंगे, राइट? दैट इज हाउ द डिसीजन ट्री वर्क्स, कि आप अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने डिसीजन को प्रिपेयर करते हो। ओके, so if you see over here this example that I was trying to tell you, तो उसने अपने रूल्स बना लिए उस एचआर ने। उसने बोला कि अगर प्रमोशन इन लास्ट 5 years यस है और उसने 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट पर काम किया तो बंदा रुकेगा, और उस वही सेम चीज अगर उसने 5 से कम पे काम किया तो ही विल लीव द कंपनी। इसलिए उसने एक तीसरा रूल बनाया। तो वो अगर उसको, अब उस एचआर को क्या करना है, उस एचआर को कुछ नहीं करना, उसको किसी भी एम्प्लॉय को चेक करना है कि वो रुकेगा या छोड़ेगा। वो सिर्फ उसका ये पैटर्न चेक करेगा कि उसको प्रमोशन मिली नहीं मिली, और उसका कितने प्रोजेक्ट पे काम किया, कितना उसका सेटिस्फेक्शन लेवल है, राइट? So the employee who got promoted and completed more than 5 projects will stay in the company, and similarly we can conclude the remaining, right? The HR will apply these rules to classify the remaining employees, right? So to know if they will stay or they will leave with the company now, right? So the graphical representation, right, which classifies the data, जो आपको मैंने ये ग्राफ दिखाया था टेक्निकली, तो इसी चीज को हम लोग डिसीजन ट्री बोलते हैं, राइट? और आपका जो डिसीजन ट्रीज का मॉडल है वो काम भी ऐसे ही करता है। वो आपने जो आउटपुट भी देखोगे वो डिसीजन ट्री इसी फॉर्म में आप इसका आउटपुट देखोगे। नाउ डिसीजन ट्री इज अ टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम, राइट? इट इज जस्ट लाइक logistic regression, right? The way we use logistic regression, it is exactly the same thing. And it is basically, it is something that you can use for binary classification also, right? And you can use it for more than 2 classifications also, right? यहाँ पे आपका yes और no से ज्यादा में आउटपुट है, उसको वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, right? तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन है वो तो सिर्फ आपको 2 केस में यूज होता है, राइट? बट दिस इज समथिंग, दिस इज अ काइंड ऑफ अ टेक्निक व्हिच यू कैन यूज इन मोर देन 2 आउटपुट्स एज वेल, कि बंदा आएगा नहीं आएगा या क्या करेगा, राइट? सो दिस इज समथिंग we can use over there as well. I hope I'm making sense, making sense to all of you. Yes, sir. So now the question comes in कि अगर हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है ऑलरेडी, राइट? अगर हमारे को पता है कि yes or no तो हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन से बता ही सकते हैं, तो why shall I be using a decision trees over a logistic regression, right? So decision trees are very popular and powerful tool used for this purpose of classification, and it works for categorical and continuous input and output variables. तो ये basically क्या है, आपका हर टाइप के वेरिएबल्स पे इजीली काम करता है आपका। And in this technique what we do is we keep on splitting the population into similar set of a data. हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन सा So what we do is, in this technique, in the technique of decision trees, what we do is we keep splitting the data into 2 or more homogeneous sets. Basically आप क्या कर रहे हो, जो डेटा एक जैसा है उसको आप एक सेक्शन में और एक सेट में उसको डिफरेंशिएट करते हुए जा रहे हो, राइट? इट्स अ मोर लाइक अ सुपरवाइज्ड लर्निंग, राइट? आपको मॉडल सीख रहा है कि अगर मेरी प्रमोशन 5 साल से ज्यादा है, मुझे 5 साल में प्रमोशन मिली है तो मुझे किस सेट जाना है, अगर नहीं मिली है तो किस सेट जाना है, अगर मेरे को 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया तो किस सेट जाना है, या फिर किस सेट नहीं जाना है, राइट? दैट इज अ सुपरवाइज्ड लर्निंग। जो जितनी भी टेक्निक्स अभी तक हमने सीखी है, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड दिस डिसीजन ट्री आल्सो, इट इज अ पार्ट ऑफ द सुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है? So the reason we use this technique is it is easy to understand. देखो, इसको समझने के लिए कुछ आपको कोई स्टैटिस्टिकल नॉलेज नहीं चाहिए, राइट? अगर आप किसी को भी ये डायग्राम दिखा दोगे तो वो अपने आप समझ जाएगा इसका क्या मतलब है। लेकिन अगर आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन किसी को दोगे, तो आपने किसी को वो लॉजिक इक्वेशन अगर आपने पकड़ा दी, सो ही वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि बॉस ये इक्वेशन क्या है, कैसे आ रही है, इसका क्या मीनिंग है। बट दिस डायग्राम, दिस डिसीजन ट्रीज टेक्निक, इफ यू show to anyone, they are going to understand it right away. Okay.
सर सॉरी यार, मेरे पास ना एक्चुअली छोटा एक डॉग है यार, यहाँ पे ना भी डॉग रखा है, वो कभी मेरा कुछ चेयर खाने लग जाता है, कभी मेरा कुछ खाने लग जाता है यार, कभी चेयर कभी बेड सब उसने खा गया यार, सॉरी। हाँ जी बताइए अभिषेक। सर बूस्टिंग और बैगिंग में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? बूस्टिंग और बैगिंग? वो अभी आते हैं उसके ऊपर, वी विल बी जस्ट टॉकिंग ऑन दैट। सर मेरा नाम से सर कोई और भी सर लॉगिन किया हुआ है, तो कौन है ये? हाँ जी क्या कह रहे हो यार अभिषेक? सर मैंने कहा सर मेरे नाम से सर कोई और लॉगिन किया हुआ है सर, क्योंकि सर ये मैसेज मैं नहीं कर रहा। पता नहीं यार किसने क्या कह सकते हैं यार अब, कोई कौन है यार अभिषेक रंजन के नाम से? भाई किसको इतना प्यार हो गया अभिषेक से, नाम कर लिया अपना। लैब है यार अभिषेक, लैब्राडोर। ओके तो ठीक है। So I was saying, this is a technique that it's a supervised learning technique, easy to understand, right? It is also useful for exploring the data, right? क्योंकि आप इससे अपने डेटा को भी एक्सप्लोर बड़ी जल्दी कर सकते हो। रीजन इज क्योंकि आप हर एक वेरिएबल को पिक कर रहे हो, राइट? आपका एक तरीके से यूनिक एनालिसिस आपका ये मॉडल खुद ही कर रहा है। वो एक वेरिएबल को पिक करेगा, फिर आपको बताएगा कि वो आपका डेटा किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू आइडेंटिफाई मोस्ट सिग्निफिकेंट वेरिएबल्स and relation between two or more variables. With the help of decision trees, we can create new variables also, features that has better power to predict target variable, right? Less data cleansing is required. It requires less data cleansing compared to other modeling techniques. Data type is not constrained. आप इसमें अपना numerical और categorical data दोनों आप इसमें consider कर सकते हो. And it is also considered as a non-parametric method. This means that decision trees have no assumptions. राइट आपके यहाँ पे कुछ भी assumptions नहीं होते हैं बेसिकली। फॉर एग्जांपल लीनियर रिग्रेशन में यू हैव सम assumptions that the data is linearly related to each other and there is no multicollinearity. So basically you have no such conditions or anything in the decision tree. So it's one of the simplest technique to use. Okay, so just read this. Are decision trees better than the logistic regression or not? तो जो चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं, the same all those things are written over here. चले आगे। अब कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम अपनी डिसीजन ट्रीज में यूज करने वाले हैं। रूट नोड, राइट? रूट नोड इज द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी कि सबसे पहला वेरिएबल हम कौन सा पिक करेंगे जहां से हम डेटा को स्प्लिट करना स्टार्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रूट नोड, राइट? स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्री इज द रूट नोड। इट इज आल्सो कॉल्ड एज बेस नोड। तो जो आपकी स्टार्टिंग पॉइंट होगी, सबसे पहला वेरिएबल होगा जहां से आप ब्रेकअप करना स्टार्ट करोगे, राइट? तो लाइक जो हमने अभी एचआर वाला एग्जांपल देखा था, तो उसमें रूट नोड क्या था मेरा? इट वाज प्रमोशन, दैट वाज द रूट नोड। फिर हम एक टर्म यूज करते हैं स्प्लिटिंग, राइट? द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ नोड इनटू टू स्मॉलर नोड्स इज कॉल्ड स्प्लिटिंग। कि आपका डेटा वहां पे जाके स्प्लिट हो रहा है, उसकी दो नोड्स बन रही हैं अलग से, राइट? सो यहाँ पे जैसे आप देखोगे, यहाँ पे दिस इज द रूट नोड, यहाँ पे आके डेटा स्प्लिट हो गया तो आपकी दो नोड्स बन गई, एक डिसीजन नोड यहाँ पे है और एक डिसीजन नोड यहाँ पे।
फिर आपके पास डिसीजन नोड को क्या बोलते हैं बेसिकली, एनी नोड विच इज फर्दर स्प्लिट। तो जो आगे आगे वेरिएबल आप पिक करते जा रहे हो जिसकी बेसिस पे अपने डेटा को और स्प्लिट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज डिसीजन। फिर होती है आपके पास लीफ और टर्मिनल नोड, राइट। लीफ और टर्मिनल नोड जहाँ पे आके आपका ट्री रुक गया है, वेयर यू आर सेइंग दिस इज आल्सो द मोर लाइक ए आउटपुट, यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स परचेज करेगा नहीं करेगा, राइट। अ पर्सन विल लीव और स्टे, वहां पे आप पहुंच चुके हो, दैट इज कॉल्ड एज योर द टर्मिनल नोड, जहाँ पे आपका नोड, जहाँ पे ट्री आपका क्लोज हो गया। देन यू हैव ब्रांच और अ सब ट्री। तो ब्रांच और सब ट्री इज एक सेक्शन जो आप उसमें पिक कर लोगे अपना, जो पूरा सेक्शन जहाँ पे आपका टर्मिनल नोड दोनों जहाँ पे आ रही हैं, दैट बिकम्स अ ब्रांच। जैसे एक ब्रांच ये हो गई यहाँ पे, एक ब्रांच ये हो गई यहाँ पे, राइट। अ सब सेक्शन ऑफ डिसीजन ट्री इज कॉल्ड एज अ ब्रांच। सो इफ यू कम ओवर हियर, जैसे एक तो ये रही, then you can have one over here, right? This is like a branch that you have, एक branch पे आपका ये output है। Just like जैसे tree के अंदर terminologies use करते हैं हम लोग, similar terminologies are something that we are using over here as well. Okay. So we have two type of, you know, trees that we use. One is called as classification tree and one is called as regression tree, right? तो हम लोग जो अपना पैकेज भी यूज करेंगे, we will call it as कार्ट, उसका नाम भी कार्ट है, क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन ट्री, CART, राइट। सो क्लासिफिकेशन ट्री कौन सा होता है, वो जहाँ पे आप जो अपना प्रेडिक्शन कर रहे हो वो कैटेगोरिकल वेरिएबल पे है, राइट, एज द नेम इटसेल्फ टेल क्लासिफिकेशन, इसलिए उसका नाम भी क्लासिफिकेशन ट्री है। रिग्रेशन वो है जहाँ पे आप जो प्रेडिक्शन कर रहे हो वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल पे है, तो आप उसको बोलते हो रिग्रेशन ट्री, राइट। So the value that will be obtained by terminal node in the training data is mode of the observation falling at the regression. तो जो आपका आउटपुट निकल कर आएगा फाइनली, राइट, आपका टर्मिनल नोड पे जो आउटपुट निकल कर आता है बेसिकली, इट कम्स ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। मोड क्या होता है, व्हाट इज मोड? मोस्ट फ्रीक्वेंट अकरिंग वैल्यू। फ्रीक्वेंट, तो यानी जो सबसे ज्यादा हो रहा है, राइट, कि 5 साल में 3 प्रोजेक्ट छोड़ने वाले सबसे ज्यादा लोग छोड़ रहे हैं या नहीं छोड़ रहे, दैट इज द मोड। तो जिस चीज का काउंट सबसे ज्यादा आएगा वो आपका टर्मिनल नोड पे निकल कर आता है। तो बेसिकली क्लासिफिकेशन ट्री में आपका आउटपुट मोड के बेसिस पे निकल कर आएगा, और जो रिग्रेशन ट्री है उसके अंदर जो आपका आउटपुट निकल कर आएगा वो आपका एवरेज के बेसिस पे निकल कर आएगा, राइट। द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय द टर्मिनल नोड इन द ट्रेनिंग डेटा इज द मीन रिस्पांस ऑफ द ऑब्जर्वेशंस फॉलोइंग इन दैट रीजन, and thus if an unseen data observation falls in the region we will make it prediction with the mean value, यानी आपको जो आउटपुट आता है that comes in the basis of the mean। अब जब ये ट्री होती है ना, it follows a top down greedy approach which is known as recursive binary splitting, right? What is top down greedy approach? anyone who can, आप लोगों ने ये पढ़ा था उसमें, पाइथन में किया होगा आप लोगों ने डिसीजन ट्री वहां पे भी शायद, या नहीं किया था वहां पे? सर किया था सर। हाँ, तो ये क्या होता है टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच? सर जिसका वैल्यू ज्यादा होगा वो सबसे ऊपर में रहेगा, मतलब जिसका नहीं सर यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे कि सर जिसका जीनी वैल्यू कम रहेगा वो सबसे टॉप पर रहेगा, सॉरी जिसका मिनिमम रहेगा। वो तो आपका वो होता है ना, क्या कहते हैं, वेरिएबल डिफाइन करना होता है आपको कि कौन सा वेरिएबल आप सबसे ऊपर पिक करोगे। वो तो अलग चीज है कि आप वेरिएबल सिलेक्शन कर रहे हो कि कौन सा पहले आएगा, फिर कौन सा दूसरे नंबर पे आएगा, कौन सा तीसरे नंबर पे आएगा, तो वो तो आपका वेरिएबल सिलेक्शन हो गया। लेकिन टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच, हाँ जी, टॉप डाउन का तो मतलब यही होता है सर कि मतलब ऊपर से शुरुआत करके फिर नीचे नीचे जैसे जैसे होता है वो स्प्लिट होना शुरू होता है एक ही फ्लो में। हाँ, तो बेसिकली टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच है कि वो क्या करेगा, आपके जितने वेरिएबल है वो ऊपर से अपना एक वेरिएबल उठाया उसको स्प्लिट कर देगा। भाई इस बेसिस पे इस डेटा के अंदर मैंने देखा कि अगर मैं बात करता हूँ सैलरी की, जिसकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसने खरीदा, जिसकी 50,000 से कम है उसने नहीं खरीदा, राइट। फिर वो अगला वेरिएबल उठाएगा, उसके बेसिस पे आगे फर्दर स्प्लिटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो टॉप डाउन ग्रीडी अप्रोच का मतलब ये होता है कि मॉडल आपका क्या करेगा, जितने वेरिएबल हैं वो सबके बेसिस पे स्प्लिट करता ही जाएगा, राइट। उसने पहला वेरिएबल उठाया, उसने स्प्लिटिंग कर दी, फिर आगे स्प्लिट कर दिया, फिर आगे स्प्लिट कर दिया। तो आपका डेटा जो आपका बाय डिफॉल्ट जो आपका मॉडल होता है ना, वो जितना डेटा को स्प्लिट कर सकता है वो करता जाएगा। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आपके पास बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, राइट, तो आपका जो मॉडल है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, वो इतने ज्यादा ट्रीज बना देगा, उसमें इतने ज्यादा ट्रीज बना देगा कि वो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए आपको अलग से आउटपुट दे देगा, राइट। आप कह रहे हो कि 50,000 की सैलरी ज्यादा है तो उसमें जॉब
ऑफर एक्सेप्ट किया वरना नहीं किया, फिर आपने उसमें प्रमोशन का भी डाल दिया, तो आपके जितने कॉम्बिनेशन बन पाएंगे ना आपके डेटा के अंदर, उतने ही आपकी ब्रांचेस भी बना देगा, राइट। वो बोल रहा है कि ठीक है तो 50,000 से ज्यादा है नहीं करा, 30,000 से ज्यादा है तो करा नहीं करा, तो on that basis it will keep on splitting the data again and again, right, which is called, that is something that is called as top down greedy, कि ऊपर से नीचे जाने की भूख, right। greedy means, right, the person who is very miser, right, so greedy, so he is going down and down, so we call this as top down greedy approach because it begins from the top of the tree when all the observations are available, जहाँ पे आपके सारा डेटा पड़ा हुआ है, फिर वो क्या करेगा, it will successively split the predictive space into two new branches down the tree, and algorithm considers about only the current splits are available in the single region and successfully splits the predictive variable into two new branches down the tree, and the algorithm considers about only the current split and not about future splits, which will lead to a better tree, right। So splitting process is continued until a user defined stopping criteria is reached, तो यानी जब तक आप अपना कुछ क्राइटेरिया उसमें नहीं लगाओगे, till the time you will not forcefully stop the tree, that is something, the tree will keep on getting split up to wherever it wants, right, that is something that is called as top down greedy approach. So now we will try to understand these things over here with a good example, right। तो अब यहाँ पे हम एक डेटा को छोटा सा डेटा सेट बनाएंगे जहाँ से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। So HR of a company has picked up a sample of 300 employees, ठीक है, तो उस HR ने सिर्फ 3 वेरिएबल पिक किए कि प्रमोशन मिली है लास्ट 5 इयर्स में, यस और नो, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पे काम किया है लेस देन इक्वल टू 5, ग्रेटर देन मोर देन 5, सेटिस्फेक्शन लेवल लेस देन 0.5, ग्रेटर देन 0.5, ठीक है। ये चीजें हम लोगों ने यहाँ पे उस HR ने सिर्फ 3 वेरिएबल्स पिक किए। अब उसने क्या देखा, 60 ऑफ दोस 300 एम्प्लॉइज लेफ्ट द कंपनी, जो उसने रैंडमली 300 लोगों का जो सैंपल लिया था उसमें से 60 लोग वो थे जिन्होंने उस कंपनी को छोड़ दिया था। Now HR will create a model to predict who will leave the company in the next 1 year. So in this problem, HR needs to segregate the employees who will leave the company based on those predictive variables among the three. So this is where we are going to create a decision tree now, and it will segregate the employees based on all the values. Now decision trees will identify the most significant variable and its value that gives the best homogeneous set of population. Now the question arises is, how does it identify the variable and the split? राइट। अब आपको जो मॉडल है डिसीजन ट्रीज का, वो कैसे पिक करेगा कि कौन सा वेरिएबल मुझे उठाना है और कैसे कैसे उसको स्प्लिट करना है। इन ऑर्डर टू डू दिस, the algorithm is going to use different methods which we are now going to discuss. तो सबसे पहले हम अपने डेटा का एक स्प्लिट देखते हैं कि कैसा था। हमने देखा कि टोटल एम्प्लॉइज कितने थे, 300, 60 एम्प्लॉइज उसमें से छोड़ दिया, तो हमने देखा, so what we saw was that the 60 people, the people out of 300 people, there were 60 people who has left. So now we are seeing the variable as promotion in the last year, right, कि किसको promotion मिली थी और किसको promotion नहीं मिली थी, right, this is something that we see. अभी हम सिर्फ हर एक वेरिएबल को अलग अलग उठा के देख रहे हैं, राइट, हम अभी किसी आपस में डिसीजन ट्री नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ अपने वेरिएबल को उठा रहे हैं। हमने देखा यहाँ पे जो पहला वेरिएबल उठाया तो हमने कहा जब एम्प्लॉइज जिनको प्रमोशन मिली थी उसमें 100 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनको प्रमोशन मिली थी, 200 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिनको प्रमोशन नहीं मिली थी, और जिनको प्रमोशन मिली थी उसमें से 8 लोगों ने छोड़ दिया, राइट, उसमें से 8 लोगों ने छोड़ दिया। और अगर आप उसकी बात करते हो जिनको प्रमोशन नहीं मिली थी उसमें से 52 लोगों ने छोड़ दिया, ठीक है। ये तो हो गया आपका पहला वेरिएबल। तो आपने परसेंटेज निकाली कि 8% लोगों ने कंपनी छोड़ दी जिनको प्रमोशन मिली, और 26% लोगों ने कंपनी छोड़ दी जिनको प्रमोशन नहीं मिली। This is what we are saying. Yes, class. If I talk about the first variable, this is what I am saying. ठीक है। Now I come to the another variable, right? अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेरिएबल की, दैट इज प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, वही सेम डेटा है, 300 एम्प्लॉइज से 60 लोगों ने छोड़ दिया। सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज, उसमें से 140 एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने 5 से कम प्रोजेक्ट्स पे काम किया था, जिसमें से 24 लोगों ने छोड़ दिया,
और अगर आप इसकी बात करते हो क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड, तो उसमें 160 लोग एम्प्लॉइज ऐसे थे जिन्होंने 5 से ज्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया था और उसमें से भी 36 लोगों ने छोड़ दिया, राइट। और फिर आया सेटिस्फेक्शन लेवल, उसमें हमने देखा कि 0.5 का हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल था। हमने देखा कि 120 एम्प्लॉइज थे, 20 ने छोड़ दिया, वो लोग जिनका जो सेटिस्फेक्शन लेवल था 0.5 से कम, और उसमें 0.5 से ज्यादा जिनका था वो थे 40 लोग, 180 में से 40 लोग जिन्होंने छोड़ दिया। तो 22% लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना क्या कहते हैं सेटिस्फेक्शन लेवल के बेसिस पे कंपनी को छोड़ा। सो दिस इज हाउ आई गेट द डिफरेंशिएशन ओवर हियर। ये 3 वेरिएबल जो हम लोगों ने क्रिएट किए हैं। सो प्लीज हैव अ लुक एट इट। ये वेरिएबल ये वाला जो है आपको समझ में आया बेसिकली कि ये जो 3 अलग अलग डायग्राम बनाए हैं ये क्या शो कर रहे हैं आपको। ओके राइट। सो देखो हमारे 3 वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाए हैं यहाँ पे। सो गाइस वी कैन सी इट राइट। सो नाउ अकॉर्डिंग टू यू अभी आपको यहाँ पे कौन सा वेरिएबल सबसे ज्यादा वो लग रहा है कि जो हमारे लिए हेल्प कर रहा है टू अंडरस्टैंड कि कौन छोड़ेगा कौन नहीं छोड़ेगा? Promotion in last 5 years, split on promotion in last 5 years. Why? सर बिकॉज नो की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 52 है इसके बेसिस पे। क्या चीज? सर प्रमोशन इन लास्ट 5 इयर्स में नो की जो वैल्यू है लेफ्ट में वो बहुत ज्यादा है, आउट ऑफ 60 52 में छोड़ा है अगर प्रमोशन नहीं हुआ तो दिस कुड वो तो फिर ऐसे तो वो तो फिर इसमें भी है क्या कहते हैं प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड में भी 23% आ रहा है। बट मैक्सिमम तो इसी में आ रहा है इसलिए मुझे लगा। अच्छा एनीवन एल्स? देखो आप इसमें क्या करते हो ना, दोनों चीजें देखते हो। अगर आप देखोगे प्रमोशन वाले वेरिएबल में तो अगर आप देख रहे हो यस तो परसेंटेज है 8, यानी बहुत कम परसेंटेज है वो छोड़ेगा। एंड इफ यू सी जब उसको प्रमोशन नहीं मिली देन यू सी दैट द परसेंटेज इज गेटिंग हाई 26%, राइट। बट इफ यू कम नाउ ओवर हियर ऑन द प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड तो वहां पे 23 और 17 है, राइट। ये दोनों वैल्यूज आर वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। तो यहाँ पे आपके लिए प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे थोड़ा सा डिफरेंशिएट करना टफ हो गया है। देयर आर 23% चांसेस कि वो छोड़ देगा, 70% चांसेस वो नहीं छोड़ेगा। एंड इफ यू कम एट द सेटिस्फेक्शन लेवल तो वो और गैप जो आपका कम हो गया। अगर सपोज करो मैं आपको बोलता कि अगर बंदे को एम्प्लॉय को प्रमोशन मिली है दोनों में 20% होता तो आप नहीं बता पाते ना उस चीज को। यू वुड हैव सेड किया 20% वालों ने 20% लोगों ने छोड़ भी दिया, 20% लोगों ने नहीं भी छोड़ा। So it would have become very much difficult for you to tell. Now the same funda applies over here. अगर आप दोनों के परसेंटेजेस के बीच में डिफरेंस देखोगे that matters. दोनों के बीच में डिफरेंस ज्यादा होना चाहिए, जिनमें एक दूसरे से वो दूर है। The far they are from each other, better it is for you to predict. Making sense? यस सर।
So Nikita, like project में again if you see the values are very near to each other, right? So we are actually working on the project percentages. So this is what helps us in understanding mode, right? जो आपने count निकाला उसके basis पे आपने दोनों के बीच का difference निकाला. So if you see now the primary how the split these things happen now over here is this is the technique that we are going to use. अब ये तो हम लोगों ने मैनुअल वे देखा, बट इस चीज को करने के बेसिकली इन ऑर्डर टू डू दिस थिंग वी हैव 3 टेक्निक्स बाय व्हिच वी कैन एक्चुअली फिगर दिस आउट. हम इस वेरिएबल को राइट कैलकुलेट करने के हमारे पास 3 तरीके हैं जिसकी बेसिस पे हम इसको इजीली फिगर आउट कर सकते हैं दैट व्हिच वेरिएबल कम्स एट द टॉप, राइट? सो फॉर दैट वी हैव 3 टेक्निक्स. वन इज गिनी इंडेक्स, chi-square टेक्निक एंड इंफॉर्मेशन गेन एंड एंट्रोपी, राइट? 3 टेक्निक होती है हमारे पास. और रिग्रेशन ट्री के लिए हम लोग यूज करते हैं रिडक्शन इन वेरिएंस, कि कहां पे जाके आपका वेरिएंस है वेरिएबल्स में कितना कम होता जा रहा है. सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गिनी इंडेक्स. नाउ गिनी इंडेक्स इज इट सेज इफ यू सिलेक्ट 2 आइटम्स फ्रॉम अ पॉपुलेशन एट रैंडम then they must be of same class and probability for this one if population is pure, right? तो ये क्या करता है basically Gini index is something that we use to identify the purity of, you know, we use it to calculate the purity of the data that we have, right? आपका डेटा कितना प्योर है. तो बेसिकली आपके पास जितने वेरिएबल्स हैं आप हर एक वेरिएबल की प्योरिटी को चेक करते हो. एंड हाउ डू यू चेक दैट प्योरिटी इज वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट. So I'll just discuss on that what that formula is. The impurity measurement used in the impurity measure used in building decision tree in CART is called Gini index. The decision tree built by CART algorithm is always a binary tree. अब यहाँ पे क्या होता है इसको मैं समझाने के लिए आपको यहाँ पे I'll just use an example तो आपको थोड़ा सा easily समझ में आएगा. अब अगर आप यहाँ पे पहला वेरिएबल आप पिक करते हो, राइट? सो पहले वेरिएबल में P, right? P as in we are saying कि probability of a person who will leave the company, right? तो वो हमने माना उसको P, right? That is yes. तो आप उसको बोलते हो true को आप P बोलते हो यहाँ पे, और 1 minus P हो जाएगा आपका no, true and false. So for calculating the Gini index, we use a formula that is P raised to the power 2 plus Q raised to the power 2. P is probability of something to happen and Q is probability of something not to happen. तो अगर हमारा जो सेम एग्जांपल था उसके अंदर प्रोबेबिलिटी समथिंग टू हैपन इसकी वो बंदा अगर हम पहला वेरिएबल पिक करता हूं मैं कि वो बंदा छोड़ देगा, उसकी प्रोबेबिलिटी थी 8/100 दैट इज 0.08, राइट? सो गिनी फॉर सब नोड यस, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी निकल कर आई यस वाले नोड के लिए कि वो छोड़ देगा दैट इज 0.08 की पावर 2 प्लस वो नहीं छोड़ेगा दैट इज 1 minus 0.08 की पावर 2 दैट कम्स आउट टू बी एज 0.8528, राइट? उसके बाद जो हमारी दूसरी नोड थी ये वाली, राइट? उसके बाद आप P की बात करते हो, P that is he is going to, you know, not going to leave the company, that is 0.26, and opposite of that becomes 1 minus 0.26 that is 0.74 raised to the power 2. तो हम लोग क्या करते हैं दोनों नोड्स जितनी आपकी नोड्स बनी P और Q दोनों प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं और उनका स्क्वायर निकालते हैं और उसको आपस में ऐड कर देते हैं, राइट? दैट इज व्हाट द फॉर्मूला ऑफ द गिनी इंडेक्स इज P raised to the power 2 plus Q raised to the power 2. We calculate the Gini for split using weighted Gini score for each node. तो आपने पहले ये Gini score निकाला फिर आप उसका weighted average निकाल लेते हो बेसिकली, राइट? weighted average कैसे निकालोगे आपको उसका? तो आपका जो पहला जो अपने पहले नोड के लिए जो वैल्यू आ रही थी वो आपकी आ रही थी 0.8528, दूसरे नोड के लिए आपकी वैल्यू आ रही थी 0.6152. तो आप वेटेड एवरेज कैसे निकालते हो? पहले वाले नोड के लिए कितनी वैल्यू थी 100 और टोटल थी 300. 100 by 300 into this plus 200 by 300 into this. 100 by 100 divided by 300 into this and 200 divided by 300 into this. That is going to give you the weighted Gini index कि आपके पास total observations कितनी थी, and based on that you are going to get a Gini score. आपकी प्योरिटी का स्कोर मिलेगा कि कितनी आपके डेटा में प्योरिटी है. इस क्लास ये Gini index का फॉर्मूला इज इट मेकिंग सेंस टू चेक द प्योरिटी कि आपके कितने चांसेस आ रहे हैं कि वो चीज ट्रू होगी या फॉल्स होगी. In the same fashion, you are going to calculate the Gini index for the other variable as well, right? आपने पिक किया, प्रोजेक्ट कंप्लीटेड. अब उसके लिए Gini score कैलकुलेट करोगे, that comes out to be as 0.6814.
then what you do is you do the same thing for the third variable as well. तो third variable पर जो गिनी इंडेक्स आ रहा है that is coming as 0.6815. तो गिनी स्कोर सबसे ज्यादा आपका आया प्रमोशन इन लास्ट 5 ईयर, जो हम लोगों ने पहले भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो गिनी इंडेक्स के स्कोर के बेसिस पे आप लोग अपने वेरिएबल्स को डिफाइन करते हो कि कौन सा टॉप पे आएगा वेरिएबल, उसके बाद कौन सा आएगा, उसके बाद थर्ड कौन सा आएगा। तो टॉप वेरिएबल कम्स आउट टू बी एज प्रमोशन, उसके बाद आ रहा है आपका सेटिस्फेक्शन लेवल, एंड देन यू आर गेटिंग प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड। तो ये आपके वेरिएबल्स आ रहे हैं, राइट। So the node split is going to start with promotion in last 5 years. So you all can just have a look at this formula once. The next technique that we use for doing the same thing is the chi-square technique, right? Chi-square is an algorithm to find the statistical significance between the differences between the subnodes and the parent node. Okay, so अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is measured as the sum of squares of standardized differences between observed and expected frequency. वो इसको अगर आप समझोगे बेसिकली फ्रॉम अ फार्मूला, सो आई जस्ट ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद दैट। वही सेम डेटा है मेरे पास, एक एक नोड को हम पिक करेंगे यहाँ पे। अगर आप प्रमोशन इन लास्ट 5 इयर्स वाली नोड को पिक करते हो तो यस और नो दो नोड्स थी, हमने बोला था 8 लोगों ने छोड़ दिया तो रुके कितने 92, और नो वाली केस में क्या था 52 लोगों ने छोड़ दिया तो रुके कितने 148। तो टोटल थे 100 और 200। तो जो लोग रुके कंपनी में वो थे 100, और जिन्होंने छोड़ दिया वो थे 100, जिन्होंने नहीं छोड़ा वो थे 200, जिसमें से 100 में से 8 ने छोड़ दिया था, 92 ने नहीं छोड़ा था। और सिमिलरली नो वाली नोड में जिनको प्रमोशन नहीं मिली थी, देवर 200 पीपल, जिसमें से 52 रुके थे और 148 ने छोड़ दिया था। Now what we do over here in the chi-square technique is we assume, ये हम expect करते हैं, राइट। वी एक्सपेक्ट कि जो हमारा आउटपुट है वो 50-50 रहेगा, कि 50 छोड़ देंगे 50%, राइट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ 50%। सो वी से 50% विल लीव द कंपनी, 50% आर गोइंग टू स्टे विद द कंपनी। तो अगर 100 लोग थे तो 50 लोग रुकेंगे, 50 लोग छोड़ देंगे, राइट। सिमिलरली इफ आई हैव 200 पीपल, 100 people are going to stay, 100 are going to leave. This is what this chi-square techniques expects. This is the assumption that you have in the chi-square technique, that 50-50 is going to fall, or 50% is going to stay and 50% is going to leave. So what happens over there is, this was the actual and this was the expected, right? Actual and expected. अब उस दोनों में you had a deviation, right? दोनों में deviation था कि छोड़ा तो 8 लोगों ने, और आपने expect किया था छोड़ेंगे 50 लोग, right? So you get a deviation of -42, right? This actual minus expected. Same way आपने जो कंपनी में रुके वो थे 92, पर आपने expect किया था कि रुकेंगे 50, so you find a difference, that is 42. Same way you find it for the no, -48 and 48. Then what we do is we actually find the chi-square, the number of this. And what is this number? Right, this number is calculated by this 5.932 number that you see. That is calculated by this formula, that is this actual minus expected the square divided by expected to the raised to the power square root, right? अब ये formula that is something you have to remember basically to calculate the chi-square value. Actual minus expected raised to the power 2 divided by expected का square root. Okay, so this formula if you will apply, this is something that is going to give you this number, that is 5.932. तो आपने क्या किया, chi-square वैल्यू निकाली, लेफ्ट की, स्टे की, बोथ फॉर yes and no, and you add all the numbers. तो आप सारे नंबर्स को जो ऐड करोगे आपके पास एक टोटल chi-square की वैल्यू निकल कर आ जाएगी।
you will get total chi-square value. And this, जहाँ पे chi-square की value सबसे ज़्यादा आएगी आपके पास, right? That means that variable is going to come at the top, right? Yes, sir. Yes, sir. तो chi-square में मुझे बता सकते हो कि हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके why are we saying that जहाँ पे chi-square की वैल्यू से ज़्यादा आएगी तो हम उसको as a highest variable मानेंगे? Any explanation or understanding for that? It could be deviation. हाँ, Deviation right? ज़्यादा. Deviation, right? जितना ज़्यादा deviation होगा आपका, that is the better stuff that you have. तो यहाँ पर जो deviation है वही आप उसको calculate कर रहे हो. जितना ज़्यादा deviation की value आएगी, that is going to give you a better result in that case. तो आपका high number आएगा. So that is where this comes in. तो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा value deviation में जो आ रही है आपकी, it is coming over here, and then this and 20.8 दोनों में almost deviation same ही है. And if you see over here, so the top variable that I have over here is that is again promotion in last 5 years. So this chi-square technique से भी आपका same result आ रहा है. And then finally we have entropy and information gain, right? So ये let's do it in the next class, right? इसमें थोड़ा time लगेगा. So let's plan in the next class. Okay, तो वहाँ से उसको continue करते हैं. Okay. So most probably जो next class हम लोग करेंगे तो उसमें हम लोग concept plus project, it will take 15-20 minutes more to understand a little bit of this entropy and information gain, and then we will start with the project, right? So we'll work on that. So आपको कुछ documents भेजने हैं मैंने अभी, do I have to share anything with you? Yes, class. सर लॉजिस्टिक वाली फाइल भेज देना. अच्छा मैं एक सेकंड, आपने मुझे वो भेजी थी ना लास्ट टाइम, मैंने एक आईडी पे से आपकी सबको एक मेल करी थी मैंने, वो उसमें कोई एक ईमेल आईडी डाला, उसमें से कोई भी एक, हाँ मिल गई. ठीक है, मैंने भेज दिया आप लोगों को ना वो कोड. ओके मैंने भेज दिया, देखिए मैं तो चेक कर लेना भी आ गया होगा मेरा. Okay class, see you then Tuesday. Okay, bye. सर नेक्स्ट क्लास कब है सर? नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे. अच्छा टाइमिंग? ट्यूसडे को हम लोग सुबह कर लेंगे. सर ये टाइम भी सर सही है, ये टाइम भी ये कर लेंगे, इसी टाइम पे कर लेंगे. ठीक है, इसी टाइम पे रख लेंगे 7 to 9. ओके सर.